ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो है वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो है वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो आज हम बात करेंगे जो उनके रेड बॉयज फाउंडेशन के शाहनवाज शेख जो कि को फाउंडर है, और हमारे जाकिर साहब जो कि वो फाउंडर है, और हमारी मैडम जो कि इनके साथ में एज अ सपोर्टिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। तो मेरा सवाल शाहनवाज आपसे लेके ये है कि शाहनवाज, व्हाट इज रेड बॉयज फाउंडेशन एंड वेयर इट्स कम फ्रॉम? बेसिकली रेड बॉयज फाउंडेशन जो है ये भारत नगर की देन है। आप अगर एक बोल सकते हैं नॉर्मली फ्रेंड सर्कल ग्रुप सबके होते हैं। जैसे आप कोई भी अगर एरिया में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो एक अपना एक सर्कल होता है जो जिसको हम ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। तो उसी तरीके से जब हमने रेड बॉयज फाउंडेशन की शुरुआत की थी तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल था जिसको हमने नाम दे दिया रेड बॉयज। तो उसके थ्रू हम छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते थे। करते करते हमको पता चला कि इसको हम आगे लेके जा सकते हैं और इसको और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हमने इसको ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन करवा लिया रेड बॉयज फाउंडेशन के नाम से। तो काफ़ी लोगों का ये होता है कि नाम से लेके बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि रेड ही क्यों। ओके, सवाल तो बहुत जन के आते हैं ना, रेड ही क्यों, दूसरा कलर क्यों नहीं था। रेड को बहुत अलग अलग तरीके से लेते हैं, कभी कोई साइन ऑफ डेंजर में रहता है। तो हम जब रजिस्ट्रेशन कराने गए तो सबसे पहला सवाल यही था, लाल ही क्यों, दूसरा कलर क्यों नहीं है। तो सब इसमें लड़के हैं और ये एकदम अग्रेसिव लग रहे हैं, तो और नाम भी आपका एग्रेसिव है, तो आप रेड ही क्यों। तो फिर हमने उनको समझाया कि रेड जो होता है वो साइन ऑफ डेंजर नहीं होता है। रेड हेल्प का भी होता है, ब्लड का भी रेड कलर है, मेडिकल हेल्प का भी रेड कलर है, तो आप उसको पॉजिटिव में ले सकते हो। तो फिर हमको उन्होंने ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन दिया और हम उसके साथ हमारी काम करने की शुरुआत की। तो हमने जब शुरुआत की थी तो हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप भारत नगर से हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि भारत नगर से लोग जो यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो अपने आप को बताते हैं कि वी आर स्टेइंग इन बीकेसी, पर हम जो है ना, हम बोलते हैं हम भारत नगर से। तो आज हम भारत नगर से बाहर लेके चले गए रेड बॉयज को, और बाहर के लोग रेड बॉयज को भारत नगर के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें हुई है हमारे साथ में, और हमको पता भी नहीं था एनजीओ क्या होता है सबसे पहली बात तो, क्योंकि लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लोग जब बना लेते हैं, एक फाउंडेशन फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते। उसकी वजह क्या होती है कि लोगों के अंदर आपसी इत्तेसार नहीं होते। शाहनवाज भाई, मेरा सवाल आपको लेके ये है कि जब आप स्टार्ट किया था आपने जी, तो मतलब कितने मेंबर्स उसमें जो फर्स्ट सेकंड में ऐड हुए थे? हमने इसको जब शुरुआत की तो हमने 16 लोगों के साथ में शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 16 तो है ही वो, उसके अलावा हमारे पास हज़ारों में वॉलंटियर्स हैं जो वर्क बेसिस पे आते हैं। जैसे हमारा कोई इनिशिएटिव रहेगा तो हम लोग ओपन करते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और जिसको वॉलंटियर करना है, वो एक्टिविटी के अंदर पार्ट लेना है, वो वॉलंटरी बेसिस So you using website also? Yes, sure. What is the website? We have our website. It's www.redboysfoundation.com, and we are permanent on all social media networks. You can find us on Twitter, actively Instagram. We use all the social platform to promote our activities and the positive message to the society. जाकिर साहब, वो एक यू आर द फाउंडर, और लाइक कि मतलब क्या इनिशिएटिव है और किस तरीके का एक अंदर से जो कॉल होता है, वो कॉल ने क्या चीज़ पे आपको जो आमादा किया कि आपने एनजीओ का पार्ट बनने के लिए और इसका फाउंडर बनने के लिए आपने स्टार्ट करना सोचा, और इस चीज़ को लेके जो है आपने स्टार्ट किया, तो उसको कैसे स्टार्ट किया आपने? जैसे कि शाहनवाज ने बताया अभी कि हम लोग बेसिकली एक फ्रेंड सर्कल था,
तो हम लोग फ्रेंड लोग ने मिलके एक जैसे भी कोई भी सोशल इश्यूज होते थे तो हम लोग उस पर काम करते थे। कुछ भी हो गया, किसी की हेल्प करना, और कहीं पर किसी को प्रॉब्लम होती थी वहाँ खड़े हो जाना, कोशिश करना, सिर्फ हमारा काम था कोशिश करना। तो बाद में जैसे कोशिश करते थे, कोशिश करते करते आगे हम लोग को ऐसा लगता था कि यार हेल्प करना चाहिए। अब बाकी जो दूसरे लोग होते थे वो लोग सारी चीज़ें करना उनका काम होता था, वो लोग करते नहीं थे सही से। तो हम लोगों ने कोशिश किया और कोशिश करते करते आज ये नतीजे पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारे ग्रुप्स में डिफ़िकल्टी बहुत सारी आई है। काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने फेस किया, जैसे कि इलेक्शन टाइम पे पॉलिटिशियंस लोगों की भी चीज़ें आती थी, लोगों के इंटेंशंस गलत होते थे, लेकिन हम लोगों ने अपने कान में ना फिंगर डाल दिया कि ये सोचा कि दुनिया को जो बोलना है वो बोलते ही रहेंगे, हमें जो करना है, हमारा सोच, हम लोग ने जो कोशिश की है और जो हमारी थिंकिंग है वो करना है। बस हमें अल्लाह को दिखाना है कि हमारा एक्चुअल मकसद क्या है। और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं और ये हाथ से करके वो हाथ को पता नहीं चलता है हम लोग और कितने भी काम करते हैं, अभी भी हमारे काम चल ही रहे, कंटिन्यू हमारे काम हो रहे हैं। पास चीज़ों में ऐसा होता है ना जाकिर भाई कि ठीक है एनजीओ स्टार्ट है, स्लम भी है और अपना जो फाइनेंशियली उतना कहीं से कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिटिशियंस लोग जो है वो एनजीओ का किसी ना किसी एनजीओ के सहारे लेना। आपको कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि नहीं भाई फला पॉलिटिशियन का बांद्रा में जैसे बड़े बड़े दिग्गज नाम गुजरे हैं और प्रेजेंट है और आने वाले पूरे के पूरे एक लिस्ट पड़ी है कि बांद्रा जो है पूरे महाराष्ट्र असेंबली का सबसे ब्राइट क्या है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उस पर आपको ऐसा हुआ होगा कि पॉलिटिशियन का आपको सहारा लेना पड़ा या लोगों का उसके ऊपर इल्जाम क्या लगा या कभी लिया होगा, तो उस तरीके से क्या एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ज़रूरत तो पड़ती है, बस हम लोग कोशिश करने के साथ साथ उन तक पहुंचते थे। हमारे लोकल कॉर्पोरेटर ने हम लोगों को सपोर्ट किया है। जहां पर भी हम लोगों को ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आती है या कहीं पर कुछ ऐसी लगती है तो हम उनको बोलते थे ये चीज़ है, तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने उनके लेवल पे जितना उनसे होता है उन्होंने किया। और बाकी जो हम लोगों की कोशिश है, हमारी थिंकिंग जो है एनजीओ की और एक पॉलिटिकल, दोनों के वे अलग होते हैं। अगर इंसान पॉलिटिक्स में जाता है तो उसका रास्ता अलग है और एनजीओ का अलग, क्योंकि हमें एक खुलूस के साथ में इंसान की हेल्प करनी है और जितना हमारे से होता है उसके बाद लोगों का इंटेंशन, लोगों की थिंकिंग भी अलग होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, हमारा मकसद है अच्छे काम करना। और हमने जब अब तक जो सोचा था अब तक हम लोग हमारे काम में अल्हम्दुलिल्लाह से सक्सेस हुए हैं और आगे भी होंगे। और हम लोग लोगों को, यूथ को ये बताना चाहते हैं कि आप भी अपने लिए जिए, क्योंकि इंसान, जानवर भी खुद के लिए जीता है। अगर हम भी ये थिंकिंग रखते तो हम आज घर में बैठे होते। आज काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। मैं अभी बता रहा हूँ कि बोलना तो नहीं चाहिए, मैं जहाँ तक मैं अपने आप पे ये बिलीव करता हूँ कि मैं काम को शो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नेकी जो कर रहा हूँ ना, काफ़ी चीज़ें आती है, ये लोग बोलते हैं कि दिखाना चाहिए लोगों को, बट जो है नॉर्मली दिखता है थोड़ा बहुत हम लोग का। बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि दिखाना, मुझे इतना नहीं लगता है कि ज़्यादातर कुछ ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं ना, सिचुएशन के हिसाब से लोगों की ज़रूरत होती है, तो अब वो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, वो भिखारी नहीं होते। अगर कुछ लोग उसके फ़ोटोज़ निकालते हैं और फोटोग्राफी करते हैं, हम लोग ने इससे पहले लॉकडाउन में बहुत राशन से लेके सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें की जो बताना नहीं है, हमने सवाब की नीयत से की है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आई और काफ़ी लोगों को हमने देखा कि जो ज़रूरतमंद थे उनका गलत फ़ायदा उठाया गया फोटोग्राफी के साथ और सारी चीज़ों के साथ। तो ये ज़रूरतमंद के साथ में गलत व्यवहार हो रहा था। तो उसके बाद लोग, एक फ़ोटो वायरल हुआ था कि आप मतलब फ़ोटो तो नहीं लोगे ना, मतलब हम लोग ज़रूरतमंद है, भिखारी नहीं है। तो ये चीज़ की वजह से हम लोगों ने नहीं किया और अब तक हम लोगों ने कोई फ़ोटोज़ नहीं। हाँ, हमारे पास जो राशन था उसकी फ़ोटोज़, हमारी डिटेल्स जो होती थी हमारे पास, उतनी चीज़ें हैं। बाकी हम लोगों ने किसी का मजाक बनाना और या किसी को हर्ट करना, ये हमारी थिंकिंग नहीं रही है। और आज भी रात में भी काफ़ी टाइम कभी भी किसी के कॉल आते हैं और ग्रुप से कुछ भी चीज़ों के लिए होते हैं, तो हमारी टीम से कोई ना कोई लगा रहता है कहीं पर भी। तो उसमें जाकिर साहब, उसमें ग्रुपिज्म को कैसे आपने, मतलब ग्रुपिज्म आपका कैसा रहा? बिकॉज मोस्टली हम क्या देखें कि एनजीओ स्टार्ट तो हो जाती है, बट अक्सर जो है वो 2-3 साल में वो धाराशायी हो जाती है या फिर वो गिर जाता है या किसी आपसी रंजिश के वास्ते। तो ग्रुपिज्म को कैसा जो है रेड क्रॉस फाउंडेशन एक्सपीरियंस किया, उसको कैसे लेके चले आप लोग? एक्चुअल में मेरा ये सोचना था कि काफ़ी लोगों को कैसा होता है ना, सब अपने फ्री टाइम को देने की कोशिश करते हैं, उसमें भी उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए होता है। तो हमारा एक मकसद ये था कि मैं ना खुद जो चीज़ करता था ना, सामने रख के करता था कि ऐसा हो, हमें सिर्फ आगे का सोचना है और ज़रूरतमंदों के लिए आगे आना है। अगर इंटरेस्ट है, काफ़ी लोग ऐसे आते भी थे और जाते भी थे, अपनी अपनी मर्जी। अब किस पे मैं फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ। अब जिसको इंटरेस्ट होता था, मुझे काफ़ी लोग बाहर से भी कॉल आते कि आपके साथ मिलके करना है क्या है। तो हम लोगों को ऐसे दूर तो जाना है नहीं, तो मैं बोलता था जो गाइड करना है मैं करूँगा, आपके लोकल एरिया में जो ज़रूरतमंद आपको नजर आते आप उनकी हेल्प करो। तो यंगस्टर लोगों का जो है ना, ये काफ़ी लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोगों को कहीं पर जाना है। अब हर टाइम तो अवेलेबल नहीं होते थे, सबके अलग अलग चीज़ होती है, किसी को क्रिकेट खेलना होता है, सब चीज़ें। वो मेरा भी एक शौक है खेलने का, बट ठीक है। बट मुझे ये लगता है कि जब सोशल वर्कर और जब काम का टाइम आता था ना, तो फिर उसको हम लोग दूर कर देते थे। और यंगस्टर लोगों की एक थिंकिंग ये होती है, बहुत सारे यंगस्टर ना नशे से बहुत क्लोज हो गए थे, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। और एक्चुअल मैं अपने आप पे एक चीज़ प्राउड फील करके उनको बताता
कि मैंने आज तक पान की दुकान में अगर कोई ऐसी चीज बिकती है ना, तो मैं वहाँ की चॉकलेट भी बिकती तो मैं वहाँ से लेके नहीं खाता। तो मैंने आज तक ये चीजें कभी बिल्कुल नहीं। जाकिर भाई, इसमें रेड बॉयज फाउंडेशन है, व्हाट अबाउट द गर्ल्स? देयर कुड बी अ रेड गर्ल्स, या फिर उनको गर्ल्स को ज्वाइन करने के लिए रेड होना पड़ेगा, या मतलब कुछ प्रोसेस क्या है कि गर्ल्स ज्वाइन कर सकते? वो हमारी गर्ल्स आपको जवाब देंगे इसके लिए। ओके, मेरा नाम नीलोफर जेलर है और मैं रेड बॉयज़ से जुड़ी हुई हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल सर ने पूछा है कि रेड बॉयज़ में अगर ज्वाइन होना है तो गर्ल्स को कुछ रेड होना पड़ेगा। नहीं, रेड होना पड़ेगा इन द सेंस, हाँ कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर है होने के लिए। जैसे हमारे शाहनवाज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि रेड का कंसेप्ट हमको, जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था 2014 में, तो सबसे पहला सवाल हमको यही आया था कि रेड बॉयज़ क्यों, क्या ये सिर्फ बॉयज़ की होगी, ये लोग सिर्फ ग्रुप बॉयज़ का ही बनाएंगे। तब हमारा बहुत ही अच्छा, हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया था, जो 16 मेंबर्स थे बैठ के, बहुत उस पर बातचीत हुई थी और ये निकल के आया था कि रेड मीन्स डेंजर नहीं, लेकिन पैशन का साइन हो सकता है, ह्यूमैनिटी का साइन हो सकता है, लव का साइन हो सकता है, लव एंड अफेक्शन एक दूसरों के लिए, यूथ का जो एक है, क्योंकि हम सब एक यूथ कैटेगरी में आते थे। तो मैंने भी रेड बॉयज ऐसे ही ज्वाइन किया क्योंकि मेरे अंदर ये सारी रेड वाली क्वालिटीज थी। तो जिन भी बच्चों के अंदर अगर रेड वाली क्वालिटीज है तो डेफिनेटली दे आर वेलकम। सो बट मैम, यू फील एज लाइक दैट कि मुझे अगर ज्वाइन करना है, हाँ. तो किस सब्जेक्ट पे मुझे पर्टिकुलरली काम करना रहेगा कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द दिस एनजीओ, दिस काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई वांट टू, व्हाट आर द योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड हाउ यू रूल विद दैट एंड हाउ यू डील विद दैट? अमेजिंग क्वेश्चन, अगेन बहुत अच्छा सवाल कि किसी सब्जेक्ट में माहिर होने से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। जैसे हमारे फाउंडर और को फाउंडर का हमेशा से ये हुआ है कि फाउंडर ने हमेशा बोला कि हमको किस लिए काम करना है, हमारा गोल क्या था। बिकॉज जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे फाउंडर को सब कुछ करना था, हमको हेल्थ पे भी काम करना था, एजुकेशन पे भी करना था, तो बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई थी और सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया ह्यूमैनिटी लेते हैं। तो ह्यूमैनिटी क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे आपके एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जिस भी इंसान में, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, यूथ हो, ओल्ड एज हो, एवरी एज, अगर आप में वो चाहत है कुछ कर गुजरने की, सिर्फ इतनी सी चाहत लेके आप रेड बॉयज में, वेलकम है आपका कि आपको सोसाइटी को कुछ देना है। जो आप ले रहे हो कुछ नहीं ना, आप क्या गिव बैक करोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारा वही गोल है, व्हाट यू विल गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मुझे लगता है यही बेस्ट सब्जेक्ट होगा, एक चाहत लेके। But what are your activities which you are working with and what you going to be motivated the youth to connect with you, as like the women also, as like the aged women also you can say, and the youngsters also were kids. So what do you experience and how are you going to be explain the youth? हाँ, तो एक बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है कि क्योंकि मैं गर्ल थी और सबसे पहले मैं रेड बॉयज़ में ज्वाइन हुई थी 2011 में, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ 2014 में। तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। बाय प्रोफेशन मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस एरिया से हूँ। तो हम यहाँ पे पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं पे हम लोगों ने स्कूलिंग की। और इस एरिया से पहले जब मैं स्कूल में थी तो मेरा भी मकसद था कि एरिया से बाहर निकलना है, क्योंकि इतना तो देख लिए थे, लेकिन भरत नगर के बाद क्या है वो देखना था, वो कर गुजरना था। इसीलिए ट्रैवलिंग किया, दूर गए कॉलेज, ताकि कुछ देखने को मौका मिले। और उसके बाद जो भी लर्निंग्स ली हमने थ्रू आउट द साइकोलॉजी, जो पढ़ाई की, फिर 10 साल जो काम किया ऑर्गेनाइजेशंस में, और जब रेड बॉयज में आए तो हमने उन सारे पहलुओं को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लिया है और हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारा जैसे एक पार्ट है एजुकेशन रेड बॉयज का एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है। तो यहाँ पे अगर लोगों के बीच में अगर बोला जाए एजुकेशन, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि फीस देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। वो हमारा सेकेंडरी पार्ट हो सकता है, डेफिनेटली विल डू इट, कि जो अगर करने वाले बच्चे रहेंगे, बहुत आगे कुछ बनना है, डेफिनेटली विल ब्रिंग फंड्स फॉर देम। लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा था कि अवेयरनेस की कमी थी, क्योंकि हम ये एरिया से हैं, हमको पता है हमारे टाइम पे ये वक्त में ये गाइडेंस नहीं मिली। तो मैं शायद से मेरे स्कूल की सबसे पहली लड़की हुई होंगी उर्दू मीडियम में पढ़ने के बाद, वर्नाकुलर मीडियम में जाके साइकोलॉजी करके मैं सबसे पहली साइकोलॉजिस्ट हूँ भारत नगर की। तो आप सोच लो कि हम कितना पीछे चल रहे थे। तो इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया, सबसे पहला इनिशिएटिव लिया करियर गाइडेंस का, क्योंकि शायद से 40 साल में भारत नगर में पहली बार रेड बॉयज फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया कि हम बच्चों को गाइड करेंगे। सो मैम, मोटिवेशन को लेके आप किस तरीके से लोगों को कनेक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बच्ची अगर 8 साल की है, सॉरी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में, या फिर मे बी शी इज द पार्ट ऑफ लाइक आई मीन कॉमर्स, आर्ट, साइंस, तो नई लड़की को अगर कोई एनजीओ में जुड़ना होगा तो ये जो हेजिटेशन है इसको आप कितना कंफर्टेबल करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ, तो ये बहुत ही मतलब सारे सवाल बड़े अच्छे हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग सवाल है कि इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा एक ओपन प्लेटफॉर्म है कि रेड बॉयज फाउंडेशन इंटर्नशिप्स देता है। तो इंटर्नशिप्स देता है हम सारे कॉलेजेस में, और जितने भी बड़े कॉलेजेस जैसे SNT वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, जिस कॉलेज से मैं हूँ वहाँ भी कनेक्टेड है। बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग के जो टीचर्स ट्रेनिंग के बच्चे होते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इग्नू के हैं,
और ये आरडी नेशनल के बच्चे हैं, तो बड़ी बड़ी कॉलेजेस से बच्चे हमको ऐसे भी अप्रोच करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम अप्रोच हो रहे हैं, क्योंकि हम जैसे फेसबुक और सारे सोशल मीडिया पे बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो बिंदास सारे बच्चे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और रही बात कंफर्टेबल करने की, तो द मोमेंट वो रेड बॉयज के ऑफिस में पहली बार आते हैं, जब वो हम तीनों से मिल लेते हैं, तो जब जाते वक्त उनका एक हमेशा हमको एक मैसेज होता है कि मैम ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ही खुश होके जा रहे हैं। तो वो कनेक्शन और रैपो बिल्ड हम कर लेते हैं। तो वो सिर्फ आने तक की बात है, आने के बाद मुझे लगता है कि वो सोशल वर्क की ख्वाहिश लेके ही चले जाते हैं। और शायद तो आपके लिए सवाल है कि सबसे डिफिकल्ट और अब तक का चैलेंजर और टफ एक कोई इवेंट या कोई ऐसा टास्क है जो रेड बॉयज फाउंडेशन को लगा कि नहीं यार अभी कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं आ रहा है, अब ये काम हमारी जिम्मेदारी है, अब इसको हम करके पूरा करना। तो कोई सिंगल ऐसा कोई सबसे पहली बात है ना, मैं बोलूँगा यही साल की बात करूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे काम हमने किए हैं जो बहुत डिफिकल्ट है और हमने उसको आजमाया। क्योंकि लोग हमको सबसे पहली बात अच्छा काम जब करने निकलते हैं ना हम बाहर, तो सबसे पहले आपको आप ही के आजू बाजू के लोग बोलते हैं, टॉन्ट करते हैं। तो हमारा जब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, देखो हर कोई हर चीज पूरी कर सकता है, अनाज सबको मिल रहा है, ग्रोसरी घर पे पहुंच रही है, खाना सबको जा रहा है, लेकिन एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है? आज एजुकेशन ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन जो स्लम के बच्चे हैं उनका क्या? आज उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो मोबाइल में रिचार्ज कहाँ से कराएंगे ऑनलाइन पढ़ने के लिए? तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने एक एजुकेशन के लिए हमने पूरा एक सेटअप बनाया, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे थे वहाँ पे। तो ये बच्चों को लाना जो था ना, सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम था, क्योंकि इनको समझाना, क्योंकि ये पैसे तो नहीं दे सकते, और हमको लोग ये बोलते थे कि तुम लोग ऐसे काम करते हो, बोले कि इसमें तो तुमको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? हर चीज प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था। आज हम उस काबिल बने हैं ना, तो हम उसको कुछ कर सकते हैं। तो हमारा आउटपुट देने के लिए हमने आज 73 बच्चों को हमने पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कॉस्ट एक बच्चे का हमारे ऊपर आता है 35,000 के ऊपर आता है। हमने पर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर्स को लेके आए, ऐसे नहीं कि एक टीचर को रख दिया और पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। हमने हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, सबके लिए अलग अलग टीचर्स को लाकर हमने इन बच्चों को ट्रेन किया। और हमारा टारगेट ये था कि जो बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते, बीएमसी स्कूल के बच्चे जिनको 20 तक के टेबल तक नहीं आते थे, हमने उनको 6 महीने के अंदर वो सिखाया। तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था, फंड जनरेट करना। आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमने कुछ हमारी बची हुई थी। मेरा जॉब चले गया लॉकडाउन के अंदर, तो मेरा कुछ पीएफ आया था अमाउंट, तो पीएफ का कुछ अमाउंट हमने उसके अंदर डाला। जैसे जाकिर भाई ने कुछ पैसा जमा करके रखे थे, तो वो पैसा हमने मिलाकर एक सेटअप खड़ा किया और हमने इन बच्चों के पीछे लगा। तब हम जब स्टार्ट किए तो हमको लोग बोलते थे पागल लोग कुछ भी करते हैं। तो आज ये पागल लोग आज ये पागल लोग है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हमको फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो वडाला से, कुछ लोग जो है वो जोगेश्वरी से, जैसे कि और भी जैसे है मोमेटेन या फिर मतलब बैकवर्ड क्लासेस के और जिस तरीके से चैलेंजेस है फॉर द एजुकेशन, अगर उन बच्चों को अगर इन फ्यूचर रेड बॉयज फाउंडेशन में अगर एजुकेशन देना होगा तो व्हाट फैसिलिटीज यू हैव? बिल्कुल हम लोग उनको एजुकेशन देंगे। एक क्राइटेरिया होता है, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता है और फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको मिनिमम जो कॉस्ट होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। देखो कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं ना, तो फ्री में देगी तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। आज लेके कल उसको भूल जाएंगे आप। आज एक दिन मेरे पास बच्चा आएगा, पढ़ेगा, कल उसके मन में आएगा बोले पैसा थोड़ी दे रहा हूँ, नहीं जाऊँगा। तो कुछ नॉमिनल अमाउंट होता है। 9th स्टैंडर्ड की हमने फीस तय की थी। नॉर्मली आप अगर 9वीं की अगर बच्चे की फीस लेते हैं तो उसकी फीस होती है 1000 रुपीज़। हम उनको 400 रुपये महीने में पढ़ा रहे थे, वो भी आपको जब देना है दो। ऐसा उनके ऊपर फोर्सफुली नहीं होता है कि आपको लाके देना है। हमने तय करके रखा था कि भाई ये अमाउंट है, अगर वो देंगे तो बराबर आएंगे। ये चीज होती है। तो आपसे हम कभी भी जुड़ सकते हैं हमारे से। तो हमारा क्राइटेरिया ये है। आपका जो सवाल था उसको मैं काट दिया आपकी बात को। देखो कैसा होता है कि हम बाहर के बच्चे लेंगे, लेकिन उसका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रहेगा, एग्जाम देना पड़ेगा हमारे पास। वो क्राइटेरिया के अंदर अगर बैठता है बच्चा, पढ़ने वाले बच्चे का हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जो अगर हम किसी के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 50,000 35,000, अगर वो नहीं काबिल है, वो उस पे है, तो फिर वो मतलब नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास एक स्कॉलरशिप रहेगी, उसके लिए वो उसको क्रैक करना पड़ेगा। डेफिनेटली उसका एजुकेशन हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन शॉर्ट कि हम कोई दूसरे ग्रुप्स है जैसे कि और भी, जैसे कि मैंने नाम लिया सारे जोगेश्वरी हो गए यहाँ, तो वहाँ के ग्रुप्स को अगर इस तरीके का अगर कोई मुहिम चलाना होगा तो आप उनको कैसे मतलब गाइड करेंगे? अगर ऐसी तो हम लोग ऑलवेज वेलकम करेंगे उनको
पूरा सेटअप जैसा सिस्टम हम चला रहे हैं उनको पूरा सेटअप करके बताएंगे, उनके लिए पूरी बैकग्राउंड से पूरा टोटल हम उनकी सपोर्ट करेंगे और उनके लिए मोटिवेशन। यस श्योरली हम लोग तो वहाँ पे उनके लिए देखो, मैं चाहता हूँ कि जैसे हम जिस तरीके जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमने कुछ इनिशिएटिव लिया और हम उसको कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुल है। आप उसको अपने एरिया में इम्प्लीमेंट कीजिए, कुछ भी आपको हेल्प लगेगी हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, आप हमसे पूछ सकते हो, हमको सेटअप करने के अंदर आपकी पूरी हेल्प करेंगे हम। तो जिस तरीके से जो एक्टिविटी ऑब्जर्व किया, जिस तरीके का आपने डेफिनेशन दिया कि यू आर वर्किंग लाइक कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लॉन्ग और एक नेक नीयत से कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि लाइक एक फाइनेंशियली ऐसा एटमॉस्फेयर बना कि किसी न किसी पॉलिटिशियन से तो अब ले लेना चाहिए या पैसा लेके उनका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट, या फिर जिस तरीके से उनको एक्टिविटी से उनका सपोर्ट पैसे की, वो आपको कभी लगा कि नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी, हमारे फाउंडर का ऐसे ही था कि पैसे किसी से लेने नहीं हैं, क्योंकि ये रेड बॉयज फाउंडेशन अगर आप देखो तो ये फुल टाइम काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, हम पार्ट टाइम काम करते हैं, लेकिन क्योंकि सब वर्किंग है, जो भी लोग हैं सब वर्किंग है और सब अपनी सैलरी से एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट दिया करते थे, सबसे ज्यादा अमाउंट तो हमारे फाउंडर ही देते थे। तो जो भी हमसे बन पड़ता था, हमने वही फाउंडिंग के जो पेमेंट थी, जो अमाउंट हमसे जमता था, उसी से हमने कम पेमेंट में बड़े इनिशिएटिव कैसे ले सकते हैं उस पर ज्यादा काम किया, रेदर देन जाके किसी पॉलिटिशियन से पैसा लेके अपनी फंडिंग को बढ़ाने से ज्यादा। क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग और तुम्हारा गोल कितना क्लियर है। अगर तुम्हारा गोल क्लियर है और प्लानिंग बहुत तगड़ी है और तुम हजारों तक एक इनिशिएटिव में पहुंच सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि पैसा कहीं भी तुमको रोकेगा। तो फंडिंग कभी भी हमारे लिए पॉलिटिशियन तक जाने का इशू नहीं रहा और हमको वैसे भी नहीं जाना, बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिशियन और ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है दोनों पैरेलल चल जरूर सकते लेकिन एक साथ मिल नहीं सकते। आपके पास क्या सेटअप से आप जो है फाइनेंशियली इस एनजीओ को चला रहे हैं? फाइनेंशियली की ऐसे होता है ना कि मतलब सिचुएशन जो आती है ना, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितनी हमारी चादर है हमें उतना पैर फैलाना है। तो हम लोग छोटे में, जैसे अभी बताया नीलोफर मैम ने कि छोटा सा हम लोग वो करते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब जितना इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है ना वो कर ले। और ये होता है कई जगह पे पैसे को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बट हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगेगा कि थोड़े से में अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग वही वे पे जाते हैं, ज़्यादा आगे तक नहीं। जाकिर भाई, एज लाइक आई कैन सी यू आर द बॉस, ठीक है, आप बॉस। आपने कभी इनको बॉस के हिसाब से इनको कैसे लेके चला इस? नहीं, मैं ऐसे बॉस के हिसाब से तो नहीं, बट मेरा ये होता था कि मेरा एक मकसद होता था कि ये चीज़ को इस तरह करना है। और एक हमारी टीम वर्क के अंदर, मेरी टीम के अंदर ऐसे एक चीज़ है कि जो चीज़ बताई जाती है ना हमारी प्लानिंग में, उसको कभी कोई क्रॉस नहीं करता है और रिस्पेक्ट करते हैं हर चीज़ को। और कभी कभी मैं थोड़ा गुस्सा भी होता हूँ ना, तो एक भाई जैसे अपने एक बड़ा मानने के हिसाब से भी वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे भी हमारे से कनेक्ट है ना, वो लोग एक मतलब वो देखते हैं कि नहीं, आप हर चीज़ में अवेलेबल होते हो हर चीज़ के लिए। तो एक हमारा मकसद ये होता है कि ना लोगों को इससे करीब करें, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि अपने लिए हर कोई जीता है, मगर हमारा मकसद है कि इसको हम लोगों को कुछ कम्युनिटी में चेंजेस लाने। और रही बात पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिशियंस अपने काम अगर सही से कर रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर वो हमसे करीब होंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होता है। तो हमें एनजीओ को और पॉलिटिक्स को दो वे पे चलना होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा इवेंट कर लिया जिसके बाद में, वो इवेंट के बाद में ना व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में आपकी ग्रुपबाजी हो जाती है, तो उस तरीके से आपका एनजीओ कैसे रिएक्ट करता है? वो चीज़ के लिए ना मैं पहले इनको बता कर रखता हूँ कि हमें ना ज़्यादा किसी को जवाब नहीं देने, जितना हम लोगों ने किया है ना थोड़े में उतना ही अब सामने हम लोग दिखाते हैं लोगों को, और ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली हम लोग ज़्यादा चीज़ें तो दिखाते नहीं है, जितना होता है उतना करते हैं। और हमारी सोशल साइट्स पे होते हैं तो उसमें हम लोग ज़्यादा मेंशन नहीं करते कि किसी को हर्ट हो। तो जाकिर भाई, मेरा सवाल ये था कि बास जगह पे कि ऐसा है कि किसी बंदे के अंदर एक एनजीओ को रिलेटेड लेके मेरे को सोशल वर्क करना है, बट ही कांट एबल टू गो टू सी दैट कि देयर इज एनी काइंड ऑफ द ग्रुप, वहाँ कोई ग्रुप नहीं, मुझे इंडिविजुअल लेवल पे एनजीओ का काम करना। तो उस तरीके से आप किस तरीके से बंदे को मोटिवेट उस तरीके से तो मुझे ना बहुत खुशी होती है कि कोई अगर ये थिंकिंग रखता है, क्योंकि मैं हर जगह पे नहीं पहुंच सकता हूँ और हर कोई हर जगह नहीं पहुंच सकता है। तो जहां पर किसी की जरूरत होती है ना, मैं चाहता हूं कि इतने लीडर्स क्रिएट करने की हम लोग कोशिश करें। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कर सकता हूं, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि इतने लीडर्स क्रिएट कर दे कि जहां जरूरत है वो बेटर जानते हैं। अभी आप वडाला में रहते हो या आप अंधेरी में रहते हो, तो आपको पता है कि आपके यहाँ नीडी पीपल कौन है और उनकी हिस्ट्री आप बेटर जानते हो मुझसे। तो मैं ये आपको एक वो सलाह दूंगा कि आप लोग, आपको जहां पर प्रॉब्लम आता है एनजीओ लेवल पे कि किस तरह करना है, क्या करना है, तो उसके लिए जितनी गाइडेंस चाहिए हमारी पूरी टीम मिलकर आपको देगी। और मैं ये चाहता हूं कि इतने लीडर्स बना देना है कि जहां पर आपको जरूरत हो ना, कि वो बंदे आपके एरिया में मिलकर आपके लिए हेल्प करें, तो मेरा भी थोड़ा काम आसान हो जाए। और हर जगह पे जहां मेरे लायक किसी को अगर सपोर्ट लगे हमारे ग्रुप से, तो हम लोग आके डेफिनेटली उनको हर तरह से, हम लोगों को जितनी डिफिकल्टी आई है, जितना एक्सपीरियंस है, वो हम लोग शेयर करके उनको सपोर्ट कर सकते हैं।
शायद भाई अगर किसी भी इंडिविजुअल को अगर पब्लिकली काम करना जी। है इन द लाइफ ऑफ इन द डोमेन ऑफ सोशल वर्क एज अ एक्टिविटी तो उसको कैसे आप वो टिप्स करेंगे और किस तरीके से उसको मोटिवेट करेंगे? बेसिकली देखो, सबसे पहली बात है ना, सोशल वर्क करना तो लोगों के दिमाग में आता है पैसा। सबसे पहला सवाल ये आता है सोशल वर्क करना है तो किसी को पैसा देना। तो मैं आपका सबसे पहला माइंड सेट क्लियर कर दूं, सोशल वर्क पैसे से नहीं होता है। अगर आपके बाजू में कोई आपसे अगर सलाह लेने आता है, अगर आपको अच्छी सलाह देगा, उसको अच्छी जगह पे लगा दे, तो आप एक सोशल वर्क कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। तो पैसा कहीं पे भी मैटर नहीं करता है सोशल वर्क करने के लिए। तो मेरी इंडिविजुअल से अपील है कि आप जहाँ पर भी हो, अगर आपको ज़रूरतमंद मिले और आप उसकी ज़रूरत पूरी कर दो, तो आप सोशल वर्क कर रहे हो। और दूसरी चीज़, सिस्टम के साथ में चलो, सिस्टम के बाहर नहीं जाना है, सबकी रिस्पेक्ट करना है। कोविड चल रहा है तो आप उसका भी पालन कीजिए। बहुत डेथ्स हो रही है, हम फील्ड पे रहते हैं, हमको पता है सिचुएशन क्या है, क्योंकि हम लोकल एरियाज़ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लोगों को मतलब क्या कोरोना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ आप एक हॉस्पिटल की चक्कर मार लेना, तो आपको पता चल जाएगा कोरोना क्या होता है, कितने लोग कितने अपने प्यारों को गंवा रहे हैं। तो आप पुलिस की रिस्पेक्ट कीजिए। गर्मी का टाइम है, अगर आपको हेल्थ वर्कर्स कोई मिले तो उनको पानी पिला दीजिए, तो आप भी सोशल वर्क करें। तो इंडिविजुअल अपील यही है, आप सिस्टम के अंदर रहकर काम कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, पैसा कहीं भी मैटर नहीं करता है। ये मेरा मैम विमेंस को लाइक कोरोना में जिस तरीके से आज जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है जो औरतें, वो कोरोना के जो इस सिचुएशन से उनका जो डर है वो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लाइक कि उनका क्या टिप देना चाहेंगे कि वो डरे नहीं? कोरोना का कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है और हमने ऑलरेडी एक वेव देख चुके हैं। तो मैं यही आपके सामने रखना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर डेथ्स हुई हैं तो कोरोना की वजह से नहीं हुई है, एंजाइटी और पैनिक अटैक से हुई है। तो इसी को कम करने, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो मैं आप लोगों को एक ही टिप, मतलब 2-3 टिप्स देना चाहूँगी आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, चीज़ें होंगी, बीमार होंगे आप, बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो जो गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो कीजिए। दूसरी चीज़, आप अपने आसपास देखिए, हमको दुबई अमेरिका में क्या हो रहा है वो देखने से ज़्यादा बेहतर है कि आपके आसपास जो भी नीडी लोग हैं, आप जितना कर सकते हो उनके लिए, जैसे एक टाइम का खाना दे सकते हो शेयर कर लीजिए, पानी दे सकते हो, उनकी नीड पूछिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये कर सकते हो, आप अपने लव्ड वंस को कॉल कीजिए। कॉल करके आपको ये नहीं बोलना है कि कितनी डेथ्स हो रही है, कितना वैक्सीनेशन लिया या नहीं लिया, पैनिक नहीं करना है। उनको सिर्फ ये पूछना है कि आप कैसे हो, कैसे हालात हैं, और उनको भी यही समझाना है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज जो क्रिएट हो रही है ना, ये वैक्सीनेशन से नहीं होगी, उतना जितना होना है उतना उससे होगी। उससे ज़्यादा आपके जितना आप लव वन से अच्छे से बात करेंगे, जितनी पॉजिटिविटी देंगे ना, मुझे लगता है यही सारी चीज़ें हैं जिससे हम डील कर पाएंगे। तो यही मेरी अपील रहेगी कि सेकेंड वेव है, प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन लोगों का देखते हुए। ऐसे नहीं कि हम घर में हैं, हमारे घर में सब कुछ है तो हम सेफ है, ऐसा नहीं, आपको दूसरे लोगों को भी देखना है। तो जितना हो सके नीडीज़ की हेल्प कीजिए। और मैं एक और भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि रेड बॉयज़ फाउंडेशन का मेन मकसद ये होता है एजुकेशन। तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि जब हम सुंदर सी बिल्डिंग देखते हैं तो उसकी बिल्डिंग की नक्शकारी पे सबकी नज़र जाती है, लेकिन पिलर्स या बीच में उसकी बुनियाद कैसे कोई नहीं दिखता। तो वैसे एक निखरता हुआ इंसान वैसे ही होता है जिसकी बुनियाद एजुकेशन होती है। अगर आप अच्छा एजुकेशन अपनी जनरेशन को दे रहे हो तो मुझे लगता है कि आने वाला जनरेशन बहुत ही अच्छा यूथ बन के निखरेगा और बहुत ही अच्छा फ्यूचर बनाएगा। थैंक यू।